नदी के किनारे कुछ छोटे गांव बसे थे। वहां हर दिन बाजार लगता था, जहां पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उन्हीं गांव में से एक गांव माधोपुर भी था, जहां दिनेश नाम का एक व्यक्ति अपना छोटा सा ढाबा चलाता था। पर कुछ दिनों से दिनेश बहुत परेशान था। उसका ढाबा चल नहीं रहा था। मालती, हम रोजाना ढाबे पर मेहनत से खाना बनाते हैं, पर हमारे ढाबे पर अब आमदनी होनी बहुत कम हो गई है। पता नहीं माधोपुर गांव के ज्यादातर लोग शहर जाकर बस रहे हैं। अब भगवान जाने हमारा ये ढाबे का काम कब तक चलेगा। चिंता तो मुझे भी हो रही है। आगे वर्षा की शादी करनी है। सूरज भी कह रहा था आगे की पढ़ाई वो शहर जाकर करना चाहता है। कल ही वो इस बारे में बात कर रहा था। दिनेश और मालती की सारी बातें सूरज सुन लेता है। वो बहुत उदास हो जाता है और नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। माँ और बापू कितने परेशान हैं। मैं ऐसा क्या करूं जिससे उनकी तकलीफ कम हो जाए। वो बेचारे चिंता में कितने परेशान रहने लगे हैं। हमारा ढाबा बंद हो गया तो हम क्या करेंगे। सूरज अभी खुद से बातें कर ही रहा था कि वहां नदी के किनारे एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी नाव पर बैठा हुआ उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो, मुझे बताओ। सूरज उस बूढ़े व्यक्ति को अपना सारा दुख बताता है, जिसे सुनकर बूढ़ा व्यक्ति उसे कहता है, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम आमदनी कर सकते हो। क्या तरीका है बाबा। देखो बेटा, यहाँ गांव की आबादी बहुत कम है। तुम और तुम्हारे पिता अगर नाव में खाना बनाकर आसपास के गांव में जा जाकर बेचो तो तुम्हारी अच्छी कमाई होगी, क्योंकि आसपास के सभी गांव में रोजाना बाजार लगता है और अच्छी खासी भीड़ रहती है। पर बाबा, हमारे पास नाव कहाँ से आएगी। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम नाव खरीद सकें। नाव की चिंता तुम मत करो, मेरे पास ये नाव है। इस पर ढाबा खोलकर तुम बदले में मुझे इसका किराया दे दिया करना। वैसे भी मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं नाव नहीं चला पाता। ये तुम्हारे काम आ जाएगी। तुम्हें ये नाव देकर मुझे किराया मिलता रहेगा और मेरा गुजारा हो जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा बाबा। मैं अभी जाकर अपने बापू से इस बारे में बात करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज घर आता है और अपने पिता से इस बारे में बात करता है। बात तो सही है, पर बहुत कुछ देखना पड़ेगा। हमें कुछ चीजें खरीदनी पड़ेंगी, मेहनत तो बहुत लगेगी। मुझे सूरज का तैरते हुए ढाबे का उपाय अच्छा लग रहा है। हम सब मिलकर काम करेंगे तो हो जाएगा। हमें सूरज की बात को मान लेना चाहिए। बापू, वैसे भी तो हमारा ढाबा चल नहीं रहा। एक बार ये भी करके देख लेते हैं। शायद भगवान की कृपा से हमारा नाव पर बना ढाबा चल पड़े। ठीक है, तुम सब अगर यही चाहते हो तो हम ऐसा ही करेंगे। सूरज बेटा, तू मेरे साथ बाजार चल। हम नाव के ऊपर ढाबा बनाने का कुछ जरूरी सामान खरीद लाते हैं। दिनेश और उसका परिवार मिलकर नाव पर ढाबा तैयार करते हैं। मालती और वर्षा तरह तरह के भोजन बनाकर तैयार करती हैं और सब कुछ उस व्यक्ति की नाव पर रख देते हैं। फिर वो एक गांव में खाना लेकर पहुंचते हैं। गांव के बाजार में लोग घूम रहे थे। नदी किनारे नाव पर बना ढाबा देखकर लोग हैरान रह जाते हैं और वहां आकर खाना खाने लगते हैं। अरे वाह, नाव पर ढाबा है। ये तो बहुत बढ़िया और साफ सुथरा दिखाई दे रहा भाई है। वैसे क्या क्या है खाने के लिए इस तैरते हुए ढाबे पर है। अब पनीर बटर मसाला, मटर पनीर, पालक पनीर, रायता, दाल तड़का, दाल मखनी, लच्छा पराठा, तंदूरी रोटी और भी बहुत कुछ मिलेगा हमारे ढाबे पर, और वो भी सस्ते दामों पर, गर्मा गर्म। हमारे ढाबे की स्पेशल थाली खाइए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। लाओ भाई लाओ, फिर तो 2 थाली हमारी लगा दो भाई हैं। दिनेश के ढाबे का खाना खाकर सचमुच ग्राहक बहुत खुश हुए। दिनेश उसके बाद दूसरे गांव के लिए अपनी नाव लेकर चल पड़ा। सुबह से शाम तक वो अपनी नाव को लेकर अलग अलग गांव में गया और उसने वहां अपने परिवार के साथ मिलकर खाना बेचा। पहले ही दिन उनकी अच्छी कमाई हो गई। मालती, सचमुच आज हमें 5,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। गांव में बने हमारे होटल पर तो हफ्ते भर में भी इतनी कमाई नहीं होती। ये सब मेरे प्यारे भैया सूरज के कारण ही हुआ है। हाँ बेटा सूरज, अब हम नाव पर ही खाना बनाकर बेचेंगे। बापू, आप ही तो कहते हो कड़ी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है। अब हमें रोजाना कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि हम और आमदनी कर सके। वैसे भला हो उन बूढ़े बाबा का
इन्होंने हमारी इतनी सहायता की। आप एक काम करो, सूरज के साथ जाकर आज उन्हें किराया दे आओ। ठीक है मालती, तुम वर्षा के साथ घर जाओ, तब तक मैं उन बाबा को किराया देकर आता हूँ। दिनेश सूरज के साथ उन बूढ़े बाबा को किराया देने चला जाता है। दिनेश अब रोजाना ही एक गांव से दूसरे गांव के बाजार में जा जाकर खाना बनाकर बेचने लगा। उन्हीं के गांव में रहने वाला मोहन नाम का एक आदमी दिनेश की सफलता से जलता था। एक दिन दिनेश जब बूढ़े व्यक्ति को नाव का किराया देकर उनके घर से बाहर निकला तो रास्ते में मोहन उसे मिल गया। और मोहन भैया कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कैसा चल रहा है तुम्हारा ये नया होटल? भगवान की कृपा से अच्छा चल रहा है भैया। ये दिनेश इतना खुश कैसे हो सकता है? ये मेरे से ज्यादा अमीर नहीं हो सकता। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मुझे इस दिनेश का कुछ करना ही होगा। एक दिन दिनेश के जाने के बाद मोहन उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया और उनसे बोला, मैंने देखा है कि दिनेश तुम्हें इस नाव का किराया बहुत कम देता है। अगर तुम और ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो मैं तुम्हें उससे दुगना किराया दे सकता हूँ। हाँ ठीक है, अगर तुम मुझे ज्यादा पैसे दे सकते हो तो कल सुबह आना और मेरी नाव ले जाना। क्या बात है, यहाँ सबने भीड़ क्यों लगा रखी है? लाओ बाबा, मुझे अपनी नाव दे दो, मैं दिनेश से ज्यादा किराया लेकर आया हूँ। अब तो आप सबको सबूत मिल गया, ये मोहन कितना बेईमान है। हमारे गांव में रहकर ऐसे बेईमान लोग दूसरों के घरों को बर्बाद करते हैं। मुखिया जी, क्या आपको लगता है ऐसे बेईमान लोग हमारे गांव में होने चाहिए? क्यों रे मोहन, किसी की सफलता पर जलना क्या अच्छी बात है? हैं? तेरे जैसे इंसान को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। अभी के अभी इस गांव से भाग जा, या फिर इस गांव में रहना है तो सुधर जा, वरना अपने आदमियों से कहकर इस गांव से दूर फेंकवा दूंगा तुझे, समझा? नहीं नहीं मुखिया जी, मुझे माफ कर दो। दिनेश, मुझे माफ कर दो भाई, हैं? मेरे से गलती हो गई थी। अगर आप इस गांव से मुझे निकाल दोगे तो मैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? मैं आज के बाद दिनेश को कभी तक नहीं करूंगा, कभी नहीं। मोहन सबसे माफी मांगता है। उस दिन के बाद दिनेश को वो कभी भी तंग नहीं करता। दिनेश अपने परिवार के साथ रोजाना की तरह ही अपने ढाबे के काम पर लग जाता है। कुछ ही समय में उसका नाव पर बना ढाबा बहुत चल जाता है, जिससे वो और भी नाव खरीद कर अपने और भी ढाबे खोल लेता है। भले ही दिनेश ने और नाव खरीद ली थी, पर उस बूढ़े व्यक्ति को वो आज भी उनकी नाव का किराया जरूर देता था। कुछ समय बाद दिनेश अपनी बेटी वर्षा की शादी करता है और अपने बेटे सूरज को शहर पढ़ने के लिए भी भेज देता है। मधु के पति सुरेश को पिछले 6 महीने से कोई भी नौकरी नहीं मिली थी। इसी कारण दोनों बच्चों का स्कूल से भी नाम कट गया था और घर में पैसों की तंगी शुरू हो गई थी। इसी वजह से मधु को गरीब बस्ती में किराए का एक कमरा लेना पड़ा। एक दिन, नमस्ते बहन, मेरा नाम कमला है, लगता है इस बस्ती में नई आई हो। जी, कल ही ये कमरा किराए पर लिया है। अच्छा, मैं चलती हूँ, आराम से फिर बात करूंगी, काम पर जा रही हूँ। अच्छा, आप काम करते हो कहीं? हाँ, कुछ घरों में झाड़ू पोछा करती हूँ। आप जब काम से वापस आओगे तो मुझे मिलना। ठीक है, मैं शाम को तुमसे मिलती हूँ। मधु अपनी दोनों बच्चियों दीपा और पूजा को रोटी दे रही थी। उसी वक्त कमला आती है। मम्मी, पहले आप हमें इतना अच्छा खाना खिलाते थे। हाँ मम्मी, पहले आप हमें 2 टाइम दूध पीने के लिए भी दिया करते थे। मधु, मैं क्या करूँ, रोज दुकानों पर काम के लिए धक्के खाने जाता हूँ, पर कहीं भी काम नहीं मिलता। आप चिंता मत करो, जब तक आपको कोई काम नहीं मिलता है तब तक मैं कोई काम ढूंढ लेती हूँ। मैंने सब सुन लिया है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे काम दिलवा दूंगी। एक घर में रोटी बनाने वाली की जरूरत है, तू कल मेरे साथ चलना। कमला मधु को काम दिलवा देती है। एक शाम, अरे मैं गलती से भंडार घर का ताला लगाकर चाबी अपने साथ ही ले आई हूँ, मालकिन को वापस कराती हूँ। अरे ये तो डॉली दीदी है, पर ये तो किसी लड़के की बाइक से उतरी है। ये लड़का तो हमारी बस्ती का गुंडा मवाली है, पर डॉली दीदी इसके साथ कैसे? लड़का वहां से चला जाता है। मधु देखती है कि घर के बाहर ताला लगा है और डॉली ताला खोल रही है। शायद मालकिन कहीं बाहर गई थी। मधु डॉली को बाहर से चाबी पकड़ा देती है। डॉली दीदी, ये भंडार घर की चाबी गलती से मेरे पास रह गई थी। अगर आपको बुरा न लगे तो आप अभी जिस लड़के के साथ बाइक से उतरी थी वो कोई भी था, तुम्हें इससे क्या मतलब?
चाबी दे दी, अब जाओ यहाँ से। मधु ने मुझे अनिल के साथ देख लिया है। अगर इसने मम्मी पापा को उसके बारे में बता दिया तो वो मुझे अनिल से कभी भी मिलने नहीं देंगे। मुझे इसका कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। अगले दिन डॉली भंडार घर में से आटे और चीनी की एक एक बोरी गायब कर देती है और चाबी लेकर अपनी माँ के पास जाती है। मम्मी, ये मधु ने भंडार घर की चाबी दी थी, वो तो घर चली गई है, पर मेरा खीर खाने का मन है, आप बना दो प्लीज। डॉली, तू भी ना बड़ा परेशान करती है। जब मधु थी तब बोल देती, उसे किस लिए रखा है फिर? रुक, चीनी नहीं है डिब्बे में, ला चाबी दे, निकाल कर लाती हूँ। अब आएगा मजा। हे भगवान, पिछले हफ्ते ही तो चीनी की बोरी मंगवाई थी और ये क्या, आटे की 4 बोरियों में से सिर्फ 3 बोरियां रखी हैं। एक बोरी कहाँ गई? माँ, भंडार घर की चाबी तो 2 दिन से मधु के पास है। इसका मतलब कहीं आने दे मधु को। मेरे सामने अपने पति और बच्चों की दुहाई देती है। एक तो काम पर रखा, ऊपर से चोरी करती है। अगले दिन जब मधु काम पर आती है, मधु एक बात बता, तुझे मैंने मजबूरी में देखकर अपने घर में काम दिया और तू इस तरह से मेरे भंडार घर में से सामान चोरी करती है। नहीं मालकिन, मैंने भंडार घर में से कोई चोरी नहीं की। मैं तो बल्कि कल गलती से भंडार घर की चाबी ले गई थी तो मैंने। मम्मी ये देखो, एक तो चोरी करती है, ऊपर से आपसे जुबान लड़ा रही है। भाई देख, मैं तुझे अब काम पर नहीं रखूंगी और तेरा कोई हिसाब नहीं बनेगा। तूने जो सामान चोरी किया है, तेरे महीने के 2000 पूरे हो गए, चल जा अब। शोभा मधु की एक नहीं सुनती और उसे नौकरी से निकाल देती है। मधु कमला को सारी बात बताती है। अरे गलत तो वो लोग हैं, जब खुद के साथ कुछ गलत होगा तब इन लोगों को अक्ल आएगी। तू चिंता मत कर, हम कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे जिससे तेरी कमाई हो सके। मम्मी, आपने पाव भाजी कब से नहीं बनाई? मेरा पाव भाजी खाने का मन है और मेरे लिए पूरी आलू की सब्जी भी। ठीक है, कुछ दिन और रुको, मैं तुम दोनों की पसंद का खाना जरूर बनाऊंगी। मधु, बच्चों की बातें सुनकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना तू ढाबा खोल ले? जरूरी नहीं दुकान पर ही बैठकर ढाबा खुलेगा, तू एक ठेले पर भी ढाबा खोल सकती है। फिर कमाई होगी तो दुकान किराए पर ले लेना। पर कमला दीदी, ढाबा खोलने के लिए पैसों की जरूरत होगी। कमला, मैंने सब सुन लिया है, मैं अपनी स्कूटी बेच दूंगा। कमला दीदी, फिर तो मधु को ढाबा खोलने के लिए पैसों का इंतजाम हो जाएगा ना, और मैं भी इस काम में तुम्हारी मदद करूंगा। मधु, मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हैं, तो हम इस दुख की घड़ी में एक दूसरे का साथ निभाएंगे। ठीक है कमला दीदी, हम एक ढाबा खोलते हैं, पर उसमें आपको भी मेरा साथ देना होगा। मैं और सुरेश अकेले सब कुछ नहीं संभाल पाएंगे। कमला दीदी, आपने हमेशा मेरी मदद की है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इस ढाबे में मेरे साथ काम करो। सुरेश अपनी स्कूटी बेच देता है और वो वहीं घर के पास में ही किराए का एक ठेला लेकर ढाबा खोलते हैं। मधु कढ़ी चावल, राजमा चावल बनाकर पतीलों में भरती और कमला साथ में ही तवे पर गर्म रोटियां सेकती। सबकी मेहनत से धीरे धीरे ढाबे पर लोग खाना खाने आने लगे और मधु के हाथों में तो जादू ही था। वो खाना बनाती ही इतना स्वादिष्ट थी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। गरीब और भूखे लोगों को मधु मुफ्त में खाना खिलाती थी, वो उनसे पैसे नहीं लेती थी। वो लोग मधु को दुआएं देकर जाते थे। एक दिन, अरे कमला दीदी, वो पिछली गली में जो कोठी वाले हैं, उन्होंने 4 थाली का ऑर्डर दिया था, तैयार हो गई हैं, पर सुरेश तो राशन लेने बाजार गए हैं। आप यहीं ढाबे को संभालो, मैं ये ऑर्डर पकड़ा कर आती हूँ। रात का वक्त था, मधु ऑर्डर पकड़ा कर वापस आ ही रही होती है कि तभी, बचाओ बचाओ। देख, अगर तू सीधे से आ नहीं करेगी तो तेरा ये वीडियो मैं पूरे सोशल मीडिया पर फैला दूंगा। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम जैसे आवारा निकम्मे लड़के से प्यार किया। तुम मुझे अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाकर मुझे आज ब्लैकमेल कर रहे हो। छोड़ो, जाने दो मुझे। ये तो डॉली दीदी हैं, मुझे इनकी मदद करनी होगी, पर कैसे? नहीं, मुझे सुरेश को बुलाना होगा। मैं सुरेश को फ़ोन मिलाती हूँ। मधु अपने मोबाइल फ़ोन से सुरेश को फ़ोन मिलाती है और जल्दी से यहाँ आने को कहती है। थोड़ी देर में ही सुरेश वहाँ पहुँच जाता है और दोनों मिलकर उस आवारा लड़के को पकड़ लेते हैं। ए छोड़ो मुझे, ये मेरा और डॉली का आपस का मामला है यहाँ। सुरेश पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस उस लड़के को पकड़कर ले जाती है। अरे लड़की को ब्लैकमेल करता है? वीडियो डालेगा सोशल मीडिया पे, अब तू जेल में चढ़ेगा। चल ले चलो इसे। इतनी देर में डॉली के माँ बाप भी वहां पहुंच जाते हैं। मम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने एक गलत लड़के से प्यार किया, पर आज मधु दीदी ने मुझे बचा लिया। मम्मी मुझे मधु दीदी से भी माफी मांगनी है, मैंने उन पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया था। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ मधु दीदी। डॉली दीदी, मैंने आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना, आप मेरे से क्षमा मत मांगिए। मधु, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ,
आज तुमने हमारी इज्जत बचा ली। नहीं मालकिन, आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए, आप मुझसे बड़े हो। मधु, मैंने देखा तुमने एक ढाबा खोल लिया है। मैं उधर से गुजर रहा था तब तुम्हारे ठेले पर मेरी नजर पड़ी थी। जी, हम लोगों ने एक ढाबा खोला है और भगवान की कृपा से अब वो अच्छा चलने लगा है। मधु, तुमने आज हमारी बच्ची के लिए बहुत कुछ किया है। इतने साहस के साथ अपनी जान की परवाह किए बिना तुमने और सुरेश ने आज डॉली की जान बचाई है। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे ढाबे में पैसे लगाना चाहता हूँ और एक बड़े होटल में तब्दील करना चाहता हूँ। ये सुनकर मधु और सुरेश बहुत खुश होते हैं और एक गरीब का ढाबा एक बड़े होटल का रूप ले लेता है। मधु को अपनी ईमानदारी और मेहनत से सब कुछ प्राप्त हो जाता है।